नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SSA ऑनलाइन स्टडी पे। तो कैसे आप सभी दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम आज इस क्लास में रेलवे के NTPC एग्ज़ाम को देखते हुए मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% को बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। देखिए बोला क्या जा रहा है कि किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% को एक बट्टा दिया जाता है। तो जब भी 10% की छूट दी जा रही है, अगर यहाँ पे 10% की छूट दी जा रही है, तो जब भी छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो मान लो कि हमारा जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपया है, ठीक है, और उस पर हम छूट दे रहे हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है छूट का, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बराबर होता है MRP गुणा 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो ये फार्मूला होता है हमारा। तो मान लो कि हम मान लिए हैं MRP है हमारा 100 रुपया, अंकित मूल्य है 100 रुपया। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारी, अगर 10% की छूट दे रहे हैं तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 90, ठीक है, जिससे कि दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो जब दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। जी हाँ, हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला और लगा लेंगे। SP बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस प्रॉफिट प्लस 100, है ना। तो इस पर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारा जो विक्रय मूल्य है 90 और हमें क्रय मूल्य निकालना है, और लाभ हो रहा है 120 का। 100 प्लस 20 हो जाएगा 120 अपॉन 100, है ना। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10, और 6 से 90 चला जाएगा 15 बार में, और 15 पंचे 75 हो जाएगा। तो CP आ जाएगा हमारा 75, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है कि यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता, अगर 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। अगर 20% का बट्टा दिया होता 100 में तो कितना होता, वो 80 रुपया का होता। फिर लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं हमेशा CP और SP जब हमारे पास रहता है तो हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पे 75 है हमारा क्रय मूल्य, और यहाँ पे विक्रय मूल्य है 80। तो लाभ हो रहा है 5 रुपया का, है ना। और हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहता है, CP नीचे रहता है ना। तो अपॉन 75 गुना 100। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, काट लेते हैं हम। 5 15 75, और 5 20 हम 100, और 5 3 15। तो 20/3 हमारा आंसर आ गया है दोस्तों। तो 20/3 है हमारा ऑप्शन A, ठीक है। तो ऑप्शन A विल बी राइट आंसर। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम रुपये 720 बचाता है तो जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तुलसीराम का वेतन, यहाँ से मैं तुलसीराम को मैं T से दर्शाता हूँ, और यह कश्यप के वेतन से 20% अधिक है ना। तो कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि 120%, है ना। 120 कर देंगे, 120/100, ठीक है। तो हम यहाँ से काट लेते हैं। 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10, है ना। तो तुलसीराम और कश्यप का जो अनुपात आया है वो आया हमारे पास 6:5, ठीक है। तो यदि तुलसीराम 720 रुपया बचाता है, जो उसके वेतन का 4% है, तो 4% है आपका 720 रुपया, है ना। तो इसका 100% निकाल सकते हैं, जो कि तुलसीराम का वेतन होगा, क्योंकि ये 4% है 720,
तो हम इसका निकाल लेते हैं, 100% कर लेते हैं, तो ये 25 का गुणा कर देते हैं, इधर भी 25 का गुणा कर देते हैं, तो हमारा 100% निकल जाएगा। तो 25 शून्य शून्य, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175 और 175 और 5 180। तो तुलसी राम का वेतन है दोस्तों 18,000। हमें पूछा क्या जा रहा है, कश्यप का वेतन। तो तुलसी राम का जो रेशियो है वो है 6 का, तो 6 बराबर हम 18,000 कर देते हैं, काट देते हैं हम, 6 तिया 18 और 3,000 हमारा 1 का रेशियो आ गया। जब 1 का रेशियो आ गया तो हम कश्यप का वेतन निकाल सकते हैं। तो कश्यप का रेशियो है 5, तो 5 गुणा 3,000 कर लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 5 तिया 15,000। ठीक है दोस्तों, तो 5 तिया 15,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कश्यप का वेतन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक। ये फार्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहली संख्या को a मान लेते हैं और दूसरी संख्या को b मान लेते हैं, है ना। तो उनका महत्तम समापवर्तक है 3 और लघुत्तम समापवर्तक है 105। तो हम जब इसको गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 एकम 3। तो ये तो आ गया आपका a इंटू बी का, a इंटू बी आपका आ गया। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है कि उनका योग 36 है, उनका योग क्या है, 36 है। तो हमारे पास a प्लस बी बराबर 36 है और a इंटू बी है हमारा 315। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब एक ऐसी संख्या लेते हैं जिससे कि योग करने पर, दो ऐसी संख्या लेते हैं जो कि योग करने पर 36 है और गुणा करने पर 315 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा कैसे मानेंगे हम। देखिए यहाँ पे 5 है, तो एक संख्या तो ऐसी होगी जिसकी इकाई में 5 होगी, तभी गुणा करने पर 315 आएगा। ठीक है, तो हम मान लो कि देख लेते हैं, यहाँ पे एक संख्या मान लेते हैं 15। अगर 25 मानेंगे और इंटू 11 करेंगे तो शायद ही आएगा, नहीं आएगा, है ना। 25 इंटू 11 नहीं आएगा। ठीक है, तो 15 मानते हैं और कितना बचा फिर, 36 में 15 घटाएंगे तो 21। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए, 15 एकम 15, ठीक है, 15 दूनी 30 और तीसरे के, तो ये हमारा राइट है दोस्तों। 15 और 21 ये दो संख्याएं हैं जिनका जो महत्तम समापवर्तक 3 है और लघुत्तम समापवर्तक 105 है और इनका योग जो है 36 है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन तो ये फुलफिल करती है। अब देखिएगा, अब तो यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देखिए इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा जा रहा है। तो व्युत्क्रम यानी क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा अधिकांश को कि व्युत्क्रम होता है 1/, है ना। एक जो बटे में लिखते हैं नीचे चला जाता है ना। 1/15 प्लस 1/21, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 21 और 15 हो जाएगा दोस्तों, इसको इधर गुणा कर लेते हैं, इसको इधर गुणा कर लेते हैं और जोड़ लेते हैं, तो 21 और 15 36, और इन दोनों को हम इससे गुणा कर लेते हैं। तो 15 एकम 15 का 5 हासिल आया 1, 15 दूनी 30 और 31, है ना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 काट लेते हैं हम, 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य, 3 पंचे 15 फिर काट लेते हैं दोस्तों, 3 चौके 12 और 3 तिया 9 और 3 पंचे 15 है। तो 4/35 हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन हल किए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग की वह बचत करता है। तो यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है। तो दोस्तों देखिएगा,
कि यह 20% खर्च कर रहा है किराए पर, 60% भाग खर्च कर रहा है जीवन यापन पर, और 10% भाग की वह बचत कर रहा है। टोटल कितना हुआ यहाँ पे 90%, है ना। अब बच कितना रहे दोस्तों, बच कितना रहे 10%, और वह 10% यानी कि यह 10% क्या है, यह 10% ये 30 रुपया है जो कि बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है ना। तो ये हम इसको बराबर कर देंगे, तो हम यहाँ से 100% निकाल लेंगे जो कि उसका वेतन होगा। तो 100% कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे 10 का गुणा कर लेंगे, इधर भी 10 का गुणा कर लेते हैं जब इधर की है तो यहाँ से 100% निकल जाएगा। तो 100% क्या होगा, 30 × 10 = 300। तो 300 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 120 और 300 के बीच के पूर्ण वर्गों का योग है। 120 और 300 के बीच के पूर्ण वर्गों का योग है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें तो क्या है, पूर्ण वर्ग हमें पता होना चाहिए, पूरा 30 तक हमें क्या है कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमें देखिएगा 120 के बाद आता है, 120 के बाद 121 जो कि 11 का वर्ग होता है, फिर 144, 169 जो कि 13 का है, 196, 225, 256, है ना, 289, है ना, जो कि 17 का है। तो 11 से शुरू होकर कितना तक चला गया ये 17², है ना, क्योंकि हम इसके बाद तो नहीं ले सकते क्योंकि 120 और 300 के बीच बोला जा रहा है ना। तो फिर हम इनका योग कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए हम योग करते हैं, 4 1 5, 5 9 14, है ना, 14 और 6 20, 20 5 25, 25 और 6 31, और 31 और 9 40। जब 40 आ रहा है और लास्ट में 0 है तो दोस्तों यहाँ पे पूरा काउंट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी हम राइट हो जाएगा क्योंकि एक ही संख्या है जिसके लास्ट इकाई अंक में 0 है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस प्रकार से स्मार्ट वर्क करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तु पर 10% छूट देने का विज्ञापन देता है, ठीक है। 10% छूट दिया जा रहा है। एक ग्राहक को 560 कीमत का सूटकेस, ₹90 कीमत का बैग और 45 रुपये कीमत की तौलिए पर खरीदने पर मिलने वाली छूट बताएं। तो हमें छूट बताना है दोस्तों। तो आपको तो फार्मूला पता ही होगा, हमने जस्ट पहले अभी डिस्कस किए हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, MRP यानी कि अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, ये आपको कंठस्थ, आपको ये याद रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या है, छूट निकालना है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे 560 का ये तो हो गया, हमें सेलिंग प्राइस का निकालना है। तब अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है मार्क प्राइस से, जो अगर डिस्काउंट दिया हो तब का फार्मूला है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम केवल यहाँ पे उस छूट को बस हमें उस छूट को हम केवल उसका योग करना है। तो 560 में का कितना देगा, 10% डिस्काउंट दे रहा है तो कितना होगा 56 होगा, 56 रुपया का छूट दे रहा है। 90 में कितना दे रहा है, 10 और 500, तो यहाँ पे 9 रुपया का छूट, और 45 का भी 10%, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 4.5, 4.5। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों 69.5 आपका आएगा, ठीक है। 69.50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी और 20 गाय 15% लाभ पर, 40 गाय 19% लाभ पर और शेष 16 गाय 25% लाभ पर बेच दी। तो उसे कुल ₹6570 का लाभ हुआ। तो हर गाय का क्रय मूल्य है। तो दोस्तों इसको कैसे बनाना है, तो यहाँ पे देखिएगा 76 गाय खरीदी, ठीक है, 76 गाय खरीदी। तो मान लेते हैं कि ये 76 गाय का क्रय मूल्य 76 रुपया है, यानी कि एक गाय का क्रय मूल्य है 1 रुपये, तो 76 गाय का क्रय मूल्य हो जाएगा 76 रुपये। ये हमारा CP है, क्रय मूल्य, ठीक है। हम मान लेते हैं ताकि हमें क्या है,
हल करने में इसको आसानी हो। तो 20 गाय 15% लाभ पर, तो 20 गाय का क्रय मूल्य हो जाएगा 20 रुपये और इसको 15% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 और 5 या 15, तो 3 रुपया का यहाँ पे लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 रुपया का लाभ हो रहा है। अब 40 गायों का देख लेते हैं। 40 गाय 19% लाभ पर बेची जा रही है। 40 गाय 19% लाभ पर बेची जा रही है। तो 0 से 0 कट गया, 19 चौके 76, तो ये 7.6। ठीक है, तो 19 गाय का जो क्रय मूल्य होगा ये तो हो गया आपका 20 गाय का। ठीक है, 19 गाय का कितना होगा, 7.6 रुपया का लाभ। और जो शेष 16 गाय जो है 25% लाभ पर बेची जा रही है। तो 16 गाय का क्रय मूल्य होगा 16 रुपये और 25% लाभ पर बेची जा रही है। तो 25 कम 25, 25 चौके 100 और 4 चौके 16, तो हमें 16 गाय पर कितना लाभ मिल रहा है, 16 गाय पर मिल रहा है हमें 4 रुपया का लाभ। ठीक है, तो हमें टोटल कितना लाभ दिया गया है, 6,570 रुपया का लाभ दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, हम इन तीनों को टोटल कर लेते हैं। 3 और 4 7 और 7 7 14, तो 14.6 हमारा क्या है, रेशो आ रहा है लाभ का। इसको बराबर कर देंगे हम एक्चुअल रेशो से 6,570, जिससे कि एक गाय का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से काट लेते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ से इसको काट लेते हैं। तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और एक बचा तो 2 अट्ठे 16 और एक बचा तो 2 पंचे 10। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 73, तो दोस्तों हम क्या है इसको देखिएगा, तो दोस्तों मैं इसका सीधा आंसर ही बता देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो दोस्तों 450 रुपया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 450 रुपया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 450 रुपया आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदता है। ठीक है, एक तो कलाई घड़ी है और एक दीवार घड़ी है, इन दोनों को वह 390 रुपया में खरीदता है। वह उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% का लाभ लेता है और दीवार घड़ी पर 15% का। वह कुल कितना रुपया कमाता है, 51.5 रुपया का लाभ कमाता है। तो दीवार घड़ी और कलाई घड़ी की मूल्य कीमतों में अंतर हमें ज्ञात करना है ना। तो हमें दीवार घड़ी का सबसे पहले सीपी निकालना है, क्रय मूल्य, और कलाई घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे देखिएगा, हमें क्या है 10% का लाभ बताया गया है कलाई घड़ी पर और दीवार घड़ी का, लेकिन कुल लाभ हमें नहीं बताया गया प्रतिशत में। तो हम यहाँ पे कुल लाभ निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुल लाभ यहाँ पे दिया गया है 51.50 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 51.50 अपॉन सीपी कितना है 390 गुना 100, तो हमारा कुल लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। तो 0 से 0 काट लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे चूंकि एक 0 है, तो यहाँ पे 1 दशमलव है सारी, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, नीचे में 10 कर लेते हैं। तो 1 0 से 1 कट गया। ठीक है ना। तो 515/39 हमारा क्या है, प्रतिशत है ना। 515/39 क्या है, हमारा कुल प्रॉफिट है। हम यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखना दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, मिश्रण विधि से। कैसे हल करेंगे दोस्तों, मिश्रण विधि से। मिश्रण विधि से हल कैसे करेंगे, यहाँ पे 10% का लाभ दिया गया है और 15% का लाभ दिया गया है, और कुल लाभ कितना है 515/39%। ठीक है, तो
तो सबसे पहले तो क्या है, हम इसको जो भिन्न है इसको हम पूर्ण संख्या बना लेते हैं। तो ये 39 है, इसको हम इसमें गुणा कर लेते हैं और इसमें भी गुणा कर लेते हैं, तो 390 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 15 या 135 का 5 और चला 13, 15 या 45 और 45 और 13 58, ठीक है। और यहाँ पे हम 515 लिख लेते हैं, क्योंकि 39 क्या है इससे गुणा हो गया तो वो हट गया, ठीक है। तो हम 515 में से 390 घटा लेते हैं और 585 में से 515 घटा लेते हैं। तो जो हमारा जो रेशियो आएगा वो सीपी का रेशियो आएगा, क्रय मूल्य का रेशियो आएगा। जब भी मिश्रण विधि से हल करते हैं तो उसके व्युत्क्रम का अनुपात आता है। जैसे कि हम लाभ का करते हैं तो सीपी का आएगा अनुपात, और मिश्रण विधि से अगर टाइम का करेंगे तो चाल का आएगा। तो इस प्रकार से उसके व्युत्क्रम का अनुपात आता है, ठीक है। तो 515 से अगर हम 390 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 515 से अगर हम 390 अगर हम घटा रहे हैं तो आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 11 में 9 गया 2 और 5 में 3 गया तो 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 225, और 585 से अगर हम 515 घटाएं तो आ जाएगा हमारा 8 में 1 गया 3 और कितना बच रहा है, 8 में 1 गया 7 और 5 में 5 गया 70, है ना। तो हम यहाँ से काट लेते हैं, 5 14 70 और 5 चौके 20, यहाँ पे 125 आएगा दोस्तों, है ना, 125 आएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया था, 125, ठीक है। तो 5 14 70 हो जाएगा और 5 दूनी 10 और 2 बचा तो 5 पंचे 25, तो 14:25 हमारा क्या है, रेशियो आ रहा है। तो ये क्या है, सीपी का रेशियो है ना। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, 14 और 25 कितना हो जाएगा, 39, और 39 बराबर कितना हो जाएगा, 390। तो 1 का रेशियो आ जाएगा 10, 1 बराबर क्या आ जाएगा 10। तो हम इस 10 को गुणा कर लेते हैं तो दोनों का क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 140 और 250, तो ये आपका कलाई घड़ी का हो जाएगा 140 और दीवार घड़ी का हो जाएगा हमारा 250। तो इन दोनों का अंतर पूछा है दोस्तों, तो इन दोनों में कितना का अंतर है, 110 का अंतर है ना, 110 का अंतर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि बोला क्या जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरी संख्या की बात की जा रही है, सबसे लास्ट में क्या दी गई है, तीसरी संख्या, है ना। तीसरी संख्या की 3 गुनी है, कौन, दूसरी संख्या। तो तीसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, ठीक है। क्यों माने, x क्यों नहीं माने, क्योंकि इससे क्या हमें आसानी होगी। देखिएगा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, कौन सी, दूसरी संख्या। तो 3 गुनी क्या हो जाएगी, 6x, 2 तिया 6, 3 गुनी, ठीक है। ये दूसरी संख्या है। और दूसरी संख्या क्या है, पहली की 2 गुनी है, 2 गुनी है। तो ये पहली संख्या क्या मान लेते हैं, 3x। तो ये है हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या और ये है तीसरी संख्या, ठीक है। एक बार और देखिए, पढ़ लेते हैं। दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, तो देखिएगा दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो तीसरी संख्या की क्या है ये, और ये तीसरी संख्या की 3 गुनी है दूसरी संख्या। तो देखिए, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या है, इसलिए हम यहाँ पे x नहीं माने, क्योंकि x मानते तो फिर यहाँ पे लोचा हो जाता थोड़ा बहुत, है ना। तो 6 तो हम इसको जोड़ लेते हैं, 6 2 8 और 8 3 11x, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 44 है।
इन तीनों संख्याओं का औसत क्या है, तो इन तीनों का योग कर लेते हैं, तो 44 गुणा 3 कर लेते हैं, है ना। तो काट लेते हैं हम, 11 चौके 44, तो x बराबर क्या जाएगा 12। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर पूछा जा रहा है। तो देखिएगा ये है आपकी पहली संख्या और ये है आपकी तीसरी संख्या, ये है आपकी पहली संख्या और ये है तीसरी संख्या। तो 3x माइनस 2x क्या है x, तो इसी का अंतर पूछा जा रहा है, तो x गुणा 12 है ना। तो ये आपका 12 आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम इसे हल करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये है आपका a स्क्वायर के रूप में, देखिएगा ये भी स्क्वायर के रूप में है और ये आपका 2ab के रूप में दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप। तो लिख लेते हैं हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे भी a स्क्वायर है, देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a माइनस बी स्क्वायर, इसी के फार्मूला होता है a माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो अब हम इस पर मान रख के हल कर लेते हैं, क्योंकि a बराबर है हमारा 3.25 और b बराबर क्या है 1.75। तो a माइनस बी जब करेंगे जब हम इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और 12 में 7 गया 5 और 2 में 1 गया 1। तो 1.5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 1.5 गुणित 1.5, और a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब जोड़ेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आएगा, अभी जस्ट घटाए हैं 1.5 है ना। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.5 से 1.5 चले गया, और ये दशमलव है तो हम इस दशमलव को हटा देते हैं, गुणा नीचे में गुणा 10 कर लेते हैं, 1 0 लगा देते हैं, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 3/10 बच रहा है दोस्तों, 3/10 हमारा बच रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.3, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा आंसर आ गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम इसे सॉल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, तो टोटल कितने अंक के बाद दशमलव है 4 अंक के बाद दशमलव है। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर भी 4 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हमारा कट जाएगा, हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर का दशमलव बच रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 95 गुणित 85 बटे 17 गुणित 0.19 है ना, 0.19। तो हम यहाँ पे अभी दशमलव को हटा लेते हैं और ऊपर में डबल 0 का गुणा कर देते हैं, यानी कि 100 का, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 0 लगा दिए ऊपर में, ठीक है। अब काट लेते हैं हम, 17 पंचे 85, 19 पंचे 95। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बच रहा है 25, 5 पंचे 25 और गुणा 100। तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, और यहाँ 100 से निकल जाएगा 10 निकल जाएगा, तो 5 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 50। तो 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आरआरबी में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ही आप इन प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 संख्याओं a, b, c तथा d का अनुपात क्रमशः 3:7, 8:8 और 11 है। बोला क्या जा रहा है कि b और c का योग a तथा d के योग से 25 ज्यादा है, तो a प्लस d का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिएगा b और c का योग है ना, a प्लस d के योग से a प्लस d के योग से 25 ज्यादा है, तो प्लस 25 कर लेते हैं क्योंकि 25 ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखिएगा दोस्तों b का मान क्या है 7 है और
C का मान क्या है 8 है ना। तो हम x मान लेते हैं 7x प्लस 8x। ठीक है, इसी प्रकार अब A और D का मान क्या है 3 है A का मान, और D का मान है 11। तो A का मान है 3x प्लस 11x है ना, और प्लस क्या है 25। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 और 8 होता है 15x, और 11 और 3 होता है 14, और प्लस है आपका 25। तो जब ये 14 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा x। तो x बराबर क्या आ रहा है 25। तो हमें क्या पूछा जा रहा है a प्लस डी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे d है 11 और a है 3, तो 11 और 3 14, तो 14 गुणा 25, तो 25 चौके 100, हासिल है 10, 25 कम 25, 25 10 35, तो 350 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की 240 सिक्के हैं जिनका मान क्या है 5:3:1 अनुपात में है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 25 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, v बराबर n इंटू डी। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। v बराबर क्या होता है n इंटू डी। तो ये v क्या है, n क्या है, d क्या है, आइए जानते हैं। v बराबर क्या है वैल्यू। v बराबर क्या होता है वैल्यू, वैल्यू यानी कि मान है ना। n बराबर क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। और d बराबर क्या है डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन यानी कि प्रारूप, यानी कि सिक्कों का प्रारूप क्या है कि वो 25 पैसे के सिक्के कि वो 5 रुपये के सिक्के हैं, कि 10 रुपये के सिक्के हैं, कि 2 रुपये का सिक्के हैं। वो सिक्कों का प्रारूप क्या है ये है। ठीक है, प्रारूप यानी कि, तो वैल्यू बराबर होता है नंबर ऑफ कॉइन्स गुणित इनटू डिनोमिनेशन। ठीक है, तो अब आइए हम अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि बात हमारे पास कॉइन्स है, मान लो कि पास हमारे पास सिक्कों की संख्या है टोटल 10 है, और उसका प्रारूप की क्या है, यानी कि कौन सी सिक्के हैं। मान लो कि 5 रुपये के सिक्के हैं, तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं 10 हैं, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 पंचे 50। तो इस प्रकार से क्या है हम ज्ञात करते हैं। तो इसी फॉर्मूले से आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिएगा दोस्तों, और यहाँ पे देखिएगा वैल्यू का दिया गया हमारे पास 5:3:1। ठीक है, और यहाँ पे हमें प्रारूप भी दिया गया है, नहीं सॉरी प्रारूप नहीं, ये आपका है क्या है आपका नंबर ऑफ कॉइन्स दिया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स दिया गया है ना। तो क्या करेंगे हम, सॉरी नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है, ये डिनोमिनेशन है, प्रारूप दिया गया है आपका। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम 50 पैसों को क्या लिखेंगे, हम 50/100 कर देते हैं, तो 1/2 इस प्रकार से लिखेंगे। हम इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे, तो रुपये में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से भाग दे देंगे। तो 50 पैसों को लिखेंगे 1/2, 25 पैसों को लिखेंगे 1/4, और 10 पैसों को लिखेंगे हम 1/10। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वैल्यू, और ये हो गया अब हमारा डिनोमिनेशन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं इंक कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 4 तिया 12, और 10 एकम 10। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया है दोस्तों। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं, सॉरी इसको पहले काट लेते हैं क्योंकि कट रहा है 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10। तो 5:6:5 का रेशियो आ रहा है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 5 6 11 और 11 5 16 है ना। तो 16 बराबर है कुल कितने सिक्के हैं 240 सिक्के हैं। तो 16 बराबर कर लेते हैं 240। तो 1 का मान आ जाएगा 16 एकम 16 और 16 पंचे
80, है ना। तो एक बराबर आ गया 15। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कौन सा लाइन है, ये वाला है हमारा 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, ठीक है। और 15 छेका 90, तो 90 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 को क्या कर देंगे, इसके साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 15 छेका 90 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आइए एक बार और डिस्कस करते हैं इसके बारे में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे 5:3:1 क्या है, वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लिए वैल्यू, और हमारा डिनोमिनेशन क्या है, यानी कि प्रारूप क्या है, ये है हमारा 50 पैसों के सिक्कों, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। तो ये अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं, अलग अलग प्रारूप है सिक्कों के, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे डी बराबर 1:2, 1:4 और 1:10। तो जब हमारे पास वी और डी का रेशियो आ गया हमारे पास मान, तो यहाँ से हम क्या है वैल्यू पुट करके क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेते हैं। तो जब नंबर ऑफ कॉइन्स निकालेंगे तो 5:6:5 का रेशियो आ जाएगा। तो इसको जोड़ के हम 240 के बराबर कर देंगे तो 1 का रेशियो आ जाएगा। तो 1 का रेशियो 15 आता है। तो फिर इसको, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है, तो 6 से हम गुणा कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 5, 10 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी तथा सी ने साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने के लिए 8800 रुपये लिए, ठीक है। तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो हम ए, बी और सी वो कितने दिन में कार्य पूरा कर सक रहे हैं, ए 5 दिनों में पूरा कर रहे हैं, बी जो है वो 10 दिनों में, और सी है वो 15 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से क्या होगा, वो एलसीएम वो हमारा कुल कार्य होगा, वो एलसीएम क्या होगा, कुल कार्य होगा, इन तीनों का कुल कार्य होगा वो एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं हम, क्या आ जाएगा एलसीएम इसका 30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कुल कार्य। और जब हम इसको जैसे कि 5 को इससे हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगी, क्षमता। क्षमता यानी कि एक दिन की क्षमता, कि वह एक दिन में इतना काम कर पा रहा है, या 1 घंटे की, दिन में दिया है तो दिन के हिसाब से बोलेंगे कि वह एक दिन की इतनी इसकी क्षमता है, घंटा में दिया है तो घंटे में बोलेंगे 1 घंटे में इसकी इतनी क्षमता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर भाग देंगे तो कितना जाएगा, 5 का 30, 10 से देंगे तो 10 दिया 30, और सी का देंगे 15 से तो 15 दूनी 30। तो ये इन तीनों का इफिशियंसी आ गया है दोस्तों, इन तीनों का इफिशियंसी आ गया है, देखिए क्षमता। तो 6, 3 और 2, ठीक है। तो जो 88 रुपया हम जो बांटेंगे वो क्षमता के हिसाब से ही बांटेंगे, ठीक है। तो 6 और तो जोड़ लेते हैं, 6 और 3 होता है 9, और 9 और 2 होता है 11। तो 11 बराबर है आपका 8800। तो 1 का मान आ जाएगा 800। तो पूछा क्या जा रहा है, बी का हिस्सा, और बी का हिस्सा है हमारा 3, तो 800 गुणित 3, तो आ जाएगा हमारे पास 8 या 2400। तो 2400 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कैसे हम यहाँ पे हल किए हैं क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा बोला क्या जा रहा है कि राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, यानी कि टोटल कितने लोग हैं, राम हो गए और इसके 2 बच्चे हो गए। तो हम कुल योग निकाल लेते हैं, तो 3 गुणित 17 कर लेते हैं, है ना। कुल योग आ जाएगा इन तीनों का, इन तीनों के वर्षों का कुल योग आ जाएगा, तो 17 या 51 वर्ष। इन तीनों की आयु कितनी है, टोटल 17 वर्ष। अब बोला क्या जा रहा है कि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। उन बच्चों की आयु में तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, आएगा किसकी, राम की पत्नी, ठीक है। तो राम की पत्नी यानी कि कुल कितने लोग हो रहे हैं, 3 लोग हो रहे हैं, और उनकी औसत आयु है 16 वर्ष। तो 3 गुणित 16 करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 48 वर्ष।
तो जो 3 वर्ष का जो डिफरेंस आ रहा है वो राम और उसकी पत्नी की आयु का ही डिफरेंस है, क्योंकि इसके बच्चों की आयु तो सेम है। तो 3 का डिफरेंस आ रहा है 3 वर्ष का, ठीक है। और यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो राम की आयु 33 वर्ष है, तो यहाँ से हम 3 घटा देंगे तो क्या जाएगा, उसकी पत्नी की आयु पूछी जा रही है तो उसकी पत्नी की आयु आ जाएगी, तो 30 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको चलिए बनाते हैं। एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। 3/4 भाग क्या है, तेल से भरा हुआ है टंकी का। फिर क्या करते हैं हम 60 लीटर तेल निकाल लेते हैं। फिर टंकी का 2/3 भाग भरा रहता है। पहले 3/4 भाग भरा था, फिर 60 लीटर तेल निकाले तो 2/3 भाग हो जाता है। तो टंकी की क्षमता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, ये है हमारा 3/4 भाग, यानी कि 4 हमारी कुल क्षमता थी टंकी की, है ना। फिर बाद में क्या हो गई 2/3। तो यहाँ पर भी हमारी क्या है, ये कुल क्षमता है यहाँ पर भी। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों जो कुल क्षमता है वो अलग अलग है, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, हम किसी ऐसी संख्या को गुणा करेंगे जिससे कि ये जो संख्याएं हैं ये बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 3 का गुणा कर लेते हैं और यहाँ पे हम 4 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ तो ये कितना बन गया, 12 बन गया। देखिएगा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 12 और ये भी क्या हो जाएगा 12। तो ये बराबर हो गई, हमारी जो टंकी की क्षमता है वो तो बराबर हो गई, ठीक है। अब जब यहाँ पे 3 का गुणा किए हैं तो यहाँ पर भी हम 3 का गुणा करेंगे, और जब यहाँ पे 4 का गुणा किए हैं तो यहाँ पर भी हम 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको देखिए, गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 9, 3 तिया 9, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 चौके 8। तो दोस्तों ये जो अंतर है, इन दोनों में जो अंतर है वही तो आपके 60 लीटर तेल के बराबर होगा। इन जो दोनों में अंतर आ रहा है वो 60 लीटर तेल निकालने के बाद ही आ रहा है। तो एक बराबर हो जाएगा 60, है ना। और हमें टंकी की क्षमता पूछी जा रही है, तो टंकी की क्षमता कितनी है, 12 है। तो 60 गुना 12 कर लेंगे, ठीक है, 60 गुना 12 कर लेंगे। तो 12 शून्य शून्य, 12 6 का 72, तो 720 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन क्या है, एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो आप इस कार्य और समय वाला क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा, 2 नंबर का आता ही आता है। और पानी और टंकी और कार्य और समय तो एक ही प्रकार का है, ठीक है। चलिए करते हैं। ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। बी से 40% अधिक बोला जा रहा है। जब 40% अधिक बोला जा रहा है तो 100 से हम उसको जोड़ के करेंगे, है ना। ऐसे 40% अधिक है मतलब 40/100 नहीं करेंगे, 40% अधिक है मतलब 100 से अधिक है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, ए जो है बी से 40% अधिक है, तो ए जो है बी से 40% अधिक है। तो बी का अगर 100 है तो ए का 140 है, क्योंकि 40% अधिक कार्यकुशल है। तो हम यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्षमता क्या आ गई हमारी, ये जो आई है हमारी क्षमता ही तो आई, कार्यकुशलता यानी कि उसकी क्षमता कि वह एक दिन में इतना कार्य कर सकता है। तो ये एक दिन में मान लो कि ये 7 कार्य कर सकता है ए, तो बी एक दिन में कितना कर सकता है, 5 कार्य कर सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे आ गए हैं 7 और यहाँ पे है इसकी क्षमता 5, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है कि यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है, यदि बी इधर हम दिन जो कार्य कर सकता है ना, कुल जो कार्य करने की जो दिन है उसको लिखते हैं, कार्य का जो दिन होता है उसको, ठीक है। तो 42 दिन में कार्य करता है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा,
अगर एक दिन की जो क्षमता है 5 है, एक दिन में कार्य करने की क्षमता 5 है और 42 दिनों में वो कार्य पूरा कर रहा है, तो कुल कार्य कितना करेगा? तो इसको गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 0 और 5 चौके 20, 20 से 21, तो ये हमारा कुल कार्य हो जाएगा। कुल कार्य क्या हो जाएगा? 210। ठीक है, तो अब यहाँ से बोला क्या जा रहा है कि ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए की क्षमता है 7, तो इससे भाग दे देते हैं, तो 7 या 21 और 7 शून्य 0, तो 30 दिनों में कर सकता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है। ये 2 वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना, और उतने ही समय का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का ही साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको लॉजिक लगाना है, यानी कि आपको अगर आपका लॉजिक आपका सेट है, आपका पूरा है ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इसको आसानी से बना लेंगे। जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा 270 है, तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? 135। 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? 135। तो 2 वर्ष का जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 12.15 का डिफरेंस है ना, तो ये 12.15 का डिफरेंस है। तो ये 12.15 का डिफरेंस कैसे आया? तो ये एक निश्चित दर से ही आया होगा, है ना। तो हम इस दर को निकालने के लिए क्या है करते हैं, 135 है ना, 135 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि 135 से ही तो 135 से ही तो हमारा क्या है, जो 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 डिफरेंस आया है वो आया होगा। ठीक है, तो गुणा 100 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो को हटा देते हैं, तो वो नीचे भी 2 जीरो कर देंगे, तो 100 कट गया। तो हम इसको हल कर लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 और 5 तिया 15 और 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 या 27, तो 9% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 9%। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी यहीं पे। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, 2 वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है, तो वह निम्न है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 वर्ग है। एक वर्ग तो ये है जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, परिमाप क्या है? 40 सेंटीमीटर। और एक वर्ग ये है जिसका परिमाप क्या है? 32 सेंटीमीटर। तो बोला क्या जाए, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और ये जो क्षेत्रफल जो आएगा उसी के बराबर होगा तीसरे वर्ग का परिमाप। ठीक है, उनके अंतर के बराबर। तो देखिएगा, तो जब यहाँ पे 40 सेंटीमीटर हमारा परिमाप है, तो परिमाप बराबर क्या होता है? 4a होता है। तो 4a बराबर क्या होता है? 40। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 10। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी? 10। तो प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी? 10। उसी प्रकार इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, तो 100 आ जाएगा यहाँ से। और इसका क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो इसका अंतर निकाल लेते हैं, तो इसका अंतर के क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। इसका अंतर क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, हो गया एरिया, हो गया ये तीसरे वर्ग का। ठीक है, और इसका परिमाप हमें निकालना है। तो इसका परिमाप क्या होगा दोस्तों? इसका परिमाप क्या हो जाएगा?
तो ये ए क्षेत्रफल है 36, तो ए स्क्वायर बराबर क्या है 36 है। तो भुजा निकाल लेते हैं हम यहाँ से, तो स्क्वायर उधर चले जाएगा तो 36 अंडर रूट में हो जाएगा, तो ए बराबर 6 आ जाएगा। तो परिमाप क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखे हैं 4a। तो ए बराबर जब हमारा 6 आ गया है तो 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 करने पर क्या आएगा 24 आएगा। तो 24 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।